वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का तहे 360 आईएस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 19 अप्रैल है। आज हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल डिस्कस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट एंड इंडियन इकोनॉमी दैट इज इन 2024। इसके अलावा प्रीलिम्स न्यूज जो है हमारे पास है दैट इज आईटीसीएम मिसाइल टेस्ट, द न्यू ट्रेड वॉर एंड वोटिंग राइट्स इन इंडिया। सो let's just jump into our class. The first topic is South China Sea dispute. So this is a very important development in Indian external relations और हमारा जो extended neighborhood है उसमें। तो एक डिटेल्ड आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है हिंदू में, बेसिकली इंडियाज नुआंस अप्रोच्ड इन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है क्या, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसमें जो की एक्टर्स हैं और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, प्लस इंडिया की अप्रोच विजा वी दिस डिस्प्यूट कैसे वो इवॉल्व हो रही है विद स्पैन ऑफ 30-40 ईयर्स। और हमारी फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो जीएस पेपर 2 में आपसे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको आप कई बहुत अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली अगर आपसे इंडिया एज ए लीडिंग पावर क्वेश्चन पूछा जाता है इस कंटेक्स्ट में, तब भी इंडिया की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, उसको आप साइड कर सकते हो अपने एग्जाम्पल्स में। सो एग्जैक्टली हम बात क्या कर रहे हैं उससे पहले हम देखेंगे कि लोकेशन क्या है साउथ चाइना सी की। तो साउथ चाइना सी आप मैप में देख रहे हो यहाँ पे लोकेटेड है। इट्स बेसिकली एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया। सो वेस्टर्न पैसिफिक जो ओशन है उसका एक्सटेंशन आप मान लीजिए इसको, इट इज साउथ ऑफ चाइना, इसलिए साउथ चाइना सी कहते हैं। ईस्ट साउथ ऑफ वियतनाम, west of Philippines and north of island of Borneo. It is connected by Taiwan Strait with the East China Sea. So basically this is Taiwan और ये जो ताइवान स्ट्रेट है इससे यहाँ पे ईस्ट चाइना सी लोकेटेड है, तो इससे कनेक्ट होता है ये, प्लस लुजोन स्ट्रेट विद द फिलीपीन सी। सो बेसिकली दिस इज फिलीपीन सी और लुजोन स्ट्रेट यहाँ पे लोकेटेड है। सो स्ट्रेटेजिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। Asia is again going to be a very important geography in 21st century. एशिया हमेशा से ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी रही है दुनिया की। अगर हिस्ट्री को आप देखें, पिछले अगर आप 250 साल को निकाल दें, जहां फोकस जो है यूरोप में शिफ्ट हो गया, उसके बाद अटलांटिक में शिफ्ट हो गया, बेसिकली अमेरिका। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये सेंचुरी फिर से एशिया की सेंचुरी होगी। सो अगेन एंड अगेन जो एक्टर्स हैं एशिया के अंदर, जो इकोनॉमीज हैं, जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, जो रिलीजन्स हैं, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस आप दुनिया भर के कमेंटेरिएट का, दुनिया भर के फिलोसोफर्स का, दुनिया भर के साइंटिस्ट का आप देखने वाले हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन है। और ये चाइना का बेसिकली, आप उसको चाइना तो अपना साउथ चाइना सी को साउथ चाइनीज सी बनाना चाहते हैं, वो अपनी एक झील बनाना चाहते हैं इस पूरे सी को। और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी यहाँ पे ऑपरेट करती है, दैट इज चाइनीज नेवी, प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है ये। यस, नंबर ऑफ शिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी अमेरिकन नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, एक डिप्टी सुपर पावर है। सो फ्रॉम ऑल एंगल्स दिस अब्ज्यूम्स वेरी ग्रेटर इंपॉर्टेंस। और ये जो डिस्प्यूट है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिस्प्यूट है क्या? डिस्प्यूट बेसिकली मोस्टली 6 नेशन जो है वो एक्टिवली क्लेम करते हैं ऑल ऑफ साउथ चाइना सी, या उसके कुछ पार्ट्स या उसकी कुछ लैंड फीचर्स। तो डिस्प्यूट में जो आप पूरे मैप में देख रहे हो, पार्सल जो आइलैंड है ये यहाँ पे लोकेटेड है। सो बेसिकली दिस इज द क्लेमेंट आर चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। स्पार्टलीज, दीज आर स्पार्टलीज आइलैंड, ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, तो चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया एंड फिलीपींस। और चाइना बेसिकली क्लेम्स ऑल ऑफ साउथ चाइना सी, इट्स लैंड फीचर्स एंड रिसोर्सेज। तो चाइना की 9 डैश लाइन है एक, जो कि मैं आपको शो करूंगा, यहाँ पे भी मैप में शो हो रही है। जो रेड लाइन नीचे जा रही है, इट्स लुकिंग लाइक ए यू। I'll just connect it. ये जो लाइन जा रही है ये साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन है चाइना की। It overlap with theoretical 200 nautical miles exclusive economic zone with 5 Southeast Asian countries: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines and Vietnam। और ये सारी कंट्रीज जो हैं एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस ऑन द हाई सीज, इसके तहत ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे लीगल इसका एस्पेक्ट क्या है।
सो चाइना क्लेम कर रहा है पूरा साउथ चाइना सी, बाकी जो कंट्रीज हैं आसपास आप देख रहे हैं 5 जो नेशंस हैं, दे आर क्लेमिंग सम पार्ट्स ऑफ इट, सम फीचर्स, सम आइलैंड्स। और ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये कोई एक डिकेड पुराना नहीं है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिस्प्यूट। इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर ये ज़्यादा क्लियर मैप है, इसमें आप देख सकते हैं किसका क्लेम कहाँ तक जा रहा है। सो बेसिकली चाइनीज यू ये जो बन रहा है 9 डैश लाइन, दैट यू कैन सी पूरा साउथ चाइना सी ऑलमोस्ट इनकम्पास कर रहा है। सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, पार्टली, पारासल, स्कॉर्बोरो शोल, सब कुछ इस 9 डैश लाइन में आ रहा है। मलेशिया की आप जो क्लेम है वो देख सकते हो, दिस इज मलेशियाज क्लेम। वियतनाम का क्लेम भी आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, और वियतनाम भी स्पार्टली आइलैंड को क्लेम कर रहा है, पारासल आइलैंड को क्लेम कर रहा है। ब्रुनोई का भी आप क्लेम देख सकते हो, और फिलीपींस और ताइवान का क्लेम्स भी यहाँ पे विजिबल हैं। सो देख रहे हैं आप कि काफी ज्यादा ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं इन कंट्रीज के, जिसकी वजह से ये एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है दुनिया भर में। देर आर मल्टीपल डिस्प्यूट्स ऑनगोइंग, देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स इन मेनी रीजन्स। यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है ऑलरेडी, गाजा में एक वॉर चल रही है, ये रेड सी डिस्टर्ब्ड है काफ़ी ज़्यादा, पायरेसी वहाँ हो रही है, नॉन स्टेट एक्टर्स अटैक कर रहे हैं शिप्स को। इसके अलावा अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी में भी हमेशा पॉसिबिलिटी डिस्प्यूट की बनी रहती, क्योंकि एक बहुत ही लाइव फ्लैश पॉइंट है। नाउ क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस साउथ चाइना सी का? सो मोस्टली अबाउट अ थर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स मैरीटाइम ट्रेड relating to oceans goes through this sea. Half of oil and gas tankers from the Middle East sail into their way to China, Japan, US and elsewhere from these areas. ये जो sea lines of communication है, the location of the sea also makes it militarily strategic, valuable for national security. The South China Sea is one of the most heavily trafficked waterways. बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होता है, estimated 3.4 billion in ship-borne commerce transit every year, इंक्लूडिंग द एनर्जी सप्लाईज। सो चाइना, यहाँ डेवलप्ड इकोनॉमीज लोकेटेड है, जैसे चाइना है फॉर एग्जांपल, ये अपर मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन स्टिल इट्स डिप्टी सुपर पावर, सो वेरी रिच कंट्री इन दैट सेंस। जापान इज वेरी रिच, साउथ कोरिया इज वेरी रिच, ताइवान इज ऑल्सो रिच, पर कैपिटा इनकम इनकी डेवलप्ड वर्ल्ड के बराबर है ऑलमोस्ट। तो ये रिच कंट्रीज हैं, रिच इकोनॉमीज हैं, इसलिए मोस्टली इन्हीं का ट्रेड यहाँ से निकल के जाता है। और भी जैसे इंडिया चाइना ट्रेड हो रहा है तो यहाँ से निकल के जाएगा। तो चाइना इज ऑल्सो वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब, वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड द बिगेस्ट ट्रेडिंग कंट्री इन द प्लैनेट। सो चाइना का भी बहुत बड़ा ट्रेड, ये जो 3.4 ट्रिलियन दिख रहा है आपको, यहाँ से होके जाता है। This sea also contains around 11 billion barrels of oil rated as probable or probable, proved or probable reserves। जितना रिजर्व्स, प्रूव्ड ऑयल रिजर्व्स मैक्सिको में है ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ पे है। एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। इसके अलावा फिशरीज के रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, कोरल रीफ्स, अदर अंडर सी रिसोर्सेज भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो है मिलिट्री का, जो मिलिट्री एंगल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि चाइनीज नेवी, प्लान नेवी, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अगर आप देखें नंबर ऑफ शिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज भी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। और चाइनीज नेवी के पास SSBN क्लास सबमरीन्स हैं, जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, SSN जिन्हें हम कहते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। लेकिन अब अगर आप डेप्थ देखो, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे है साउथ चाइना सी का, तो डेप्थ इसकी काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। तो यहाँ पे ये जो सबमरीन्स हैं इनको ऑपरेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। और अगर चाइना को वर्ल्ड पावर का स्टेटस क्लेम करना है तो उनको ये पूरा एरिया सिक्योर करना होगा। एज ए नेचुरल हब अपने सबमरीन्स के लिए वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर उनको ज़्यादा डेप्थ में जाना है, जो ज़्यादा सिक्योर ऑपरेशन सबमरीन्स के होते हैं वो ज़्यादा गहरे डेप्थ में होते हैं। तो यहाँ पे डेप्थ है लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, और अगर उनको डेप्थ चाहिए तो पैसिफिक जाना पड़ेगा। तो ये जो आइलैंड चेन्स हैं इनसे होके ही उनको जाना पड़ेगा। तो ये एंगल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाइना यहाँ पे साउथ चाइना सी को अपना एक हब बनाना चाहता है, ताकि यहाँ से एक सिक्योर उनको बेस मिल जाए और वो लॉन्च कर सके ऑपरेशंस टुवर्ड पैसिफिक, टुवर्ड इंडियन ओशन। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का, जो बहुत सारे कंपटीटर्स मिस कर जाते हैं। नाउ हिस्ट्री देखते हैं। वियतनाम के जो क्लेम्स हैं वो 17th सेंचुरी मैप्स के बेसिस पे हैं। हम देखेंगे, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है अगर आप डिस्प्यूट को कॉम्प्रहेंसिवली समझना चाहते हैं। ट्रूप्स फ्रॉम फ्रांस, कॉलोनी ऑफ वियतनाम, वियतनाम फ्रांसी कॉलोनी था, ऑक्यूपाइड सम पार्सल आइलैंड इन 1920s, जब वियतनाम वॉर कंप्लीट होती है जो 1950s एंड 60s में चली। वियतनाम ऑक्यूपाइड द वेस्टर्न पार्सल, एनेक्स सर्टन स्पार्टली लैंड फीचर्स एज वेल। 2009 में वियतनाम ने कंप्लीट अथॉरिटी, सोवरेनिटी अपनी डिक्लेयर कर दी पारासल और स्पार्टली आइलैंड्स के ऊपर। तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जो वियतनाम के क्लेम्स हैं, ये जो
आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये वियतनाम के क्लेम्स हैं जो पूरे यहाँ से होके जाते हैं, और स्प्राटली और पार्सल कंप्लीटली इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। फिलीपींस, इंडिपेंडेंस फिलीपींस को मिली यूनाइटेड स्टेट्स से 1946 में। यस, Philippines was a colony. It took control of several Spratly land features. Later, Philippines declared all the Spratlys its territory. तो Philippines also claimed sovereignty over Scarborough Shoal. ये shoal काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि अभी फिलीपींस और चाइनीज लीडरशिप के बीच में जो एक नूरा कुश्ती हुई है, काफी ज्यादा कमेंट्स पास होते हैं एक दूसरे की तरफ से, वो इस शोल की सोवरेनिटी के ऊपर ही होते हैं। ये एक माइनर फीचर है, 150 माइल्स है फिलीपींस से इसकी डिस्टेंस, नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर फिलीपींस एंड मेजर शिपिंग लेन्स। नाउ द बिगेस्ट क्लेमेंट चाइना, ये क्लेम करते हैं पूरे आइलैंड्स को, पूरे फीचर्स को, पूरे सी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंशिएंट हिस्ट्री कि 47 में चाइना ने, रिपब्लिक ऑफ चाइना उस वक्त हुआ करता था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं हुआ था उस वक्त तक, कम्युनिस्ट पार्टी ने वॉर नहीं जीती थी। तो इन्होंने पब्लिश किया एक मैप विथ 9 डैशेस। तो 2013 में चाइना ने 10th डैश भी ऐड कर लिया और कहा कि ताइवान भी हमारा हिस्सा है। वो पहले भी क्लेम करते रहे लेकिन 10th डैश को उन्होंने क्लेम करके लाके और भी ज्यादा अपने क्लेम्स को कॉम्प्रिहेंसिव बना लिया। इट ड्रोव आउट वियतनामीज ट्रूप्स फ्रॉम द वेस्टर्न पैरासाल्स इन 1974। बाय 1980 पूरा पैरासाल आइलैंड अब चाइना की कंट्रोल में, एक्टिव कंट्रोल में है। इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड जो है 1990 से बनाना शुरू किया। जो भी आप न्यूज में पढ़ते हो कि आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, वो 1990 से उन्होंने शुरू कर दिया था। ड्रेजिंग करना सैंड की शुरू कर दी थी, सीबेड की, और क्रशिंग कोरल्स टू रिक्लेम लैंड फॉर ए रीफ दैट इज इन नेचुरल स्टेट वाज अंडर वाटर एट हाई टाइप। तो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट नुकसान पहुंचा रही है जब वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। चाइना क्लेम्ड द आर्टिफिशियल आइलैंड्स वेर फॉर सिविलियन पर्पसेस, लेकिन लाइक मेनी चाइनीज थिंग्स दिस वाज आल्सो ए लाई, एक झूठ था बहुत बड़ा। उन्होंने डिक्लेयर किया कि नॉन मिलिट्री पर्पस है, उसको बाद में उन्होंने मिलिटराइज करना भी शुरू कर दिया। अब वहां पे एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स प्लेस की, सबमरीन्स प्लेस की, तो इस तरह से उन्होंने मिलिटराइजेशन काफी समय से शुरू कर दिया, एक डिकेड से ज्यादा बीत चुका है। ऐसा कमेंटेटर्स का कहना है कि जब बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे तभी उन्होंने काम शुरू किया था। 2012 में चाइना असर्टेड इट्स 9 डैश लाइन बाय ट्राइंग टू टेक स्कॉर्बोरो शोल एज ए टेरिटरी। हालांकि फिलीपींस ने इसको क्लेम कर लिया था लेकिन स्टैंड ऑफ हो गया। अब चाइना बड़ी इकोनॉमी, बड़ी मिलिट्री है, तो चाइना ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, बट इट हैज अलाउड द फिशरमैन टू फिश देयर। लेकिन दे, उनके जो कोस्ट गार्ड है, दे कंटिन्यूसली अटैक द फिशिंग वेसल्स ऑफ फिलीपींस थ्रू वाटर गन्स। तो जो शुरू में पिक्चर थी हमने देखी, ये वाटर गन्स का इस्तेमाल करके वो जो शिप्स होते हैं फिशिंग के लिए, जो शिप्स होते हैं, इनको वो वाटर गन से अटैक करके उस एरिया से हटाते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट की कि क्या लीगैलिटी होती है, क्यों वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना चाहते हैं, क्यों वो क्लेम करना चाहते हैं। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू यूनिक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये डिलीनेट करते हैं कि हाई सीज बेसिकली जो टेरिटरी है किसी कंट्री की, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी कोस्ट से जो समुद्र है वो आपकी टेरिटोरियल सी माना जाता है। इस पे आपको कंप्लीट कंट्रोल होता है लाइक योर ओन टेरिटरी। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और उसके बाद जो है हाई सीज शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ये ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा है। यू कैन नॉट सिंपली रिस्ट्रिक्ट एनीबडी एक्सेस टू द हाई सीज फॉर ट्रेड, फॉर इवन फॉर मिलिट्री पर्पसेज एज वेल। तो 2013 में स्कॉर्बोरो शोल का जब स्टैंड ऑफ हुआ तो फिलीपींस ने स्पेशल आर्बिट्रल कोर्ट जो है ऑथराइज बाय द कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज, यहाँ उन्होंने अपील की इन इंटरनेशनल लॉ। ये जो कोर्ट्स हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दे हैव द दे मेक डिसीजन दैट आर बाइंडिंग ऑन द नेशन इन्वॉल्व्ड। कोर्ट ने कहा कि भाई कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सीज जो है दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज हिस्टोरिकल क्लेम्स टू ओशियंस एंड सीज। चाइना की जो 9 डैश लाइन है ये विदाउट लॉफुल इफेक्ट है, एक तरह से अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया चाइना के क्लेम को। हालांकि चाइना ने इस अवार्ड को मानने से इनकार कर दिया, मानने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। सो देयर इज ए ओल्ड सेइंग कि व्हेन पावर एंड जस्टिस मीट इट इज द पावर व्हिच प्रिवेल्स। जब कभी भी न्याय और ताकत की मुलाकात होती है चौराहे पे तो हमेशा ताकत प्रिवेल करती है। तो चाइना बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी मिलिट्री है, तो दे प्रिवेल, और उन्होंने सिंपली रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने को अवार्ड। तो जो ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है एक तरीके से खुल के उन्होंने उसको नकार दिया, दे रिफ्यूज द अवार्ड। और ये डिस्प्यूट है इसलिए बना हुआ है, इसीलिए वो आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड जैसे आप बनाते हो, आपके अगर सोवरेन टेरिटरी है तो यूनिक्लोज के जो
बेसिकली टर्म्स है वो अप्लीकेबल हो जाते हैं। आप 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी जो आपका माना जाएगा, आपकी अगर कोई आइलैंड है उसके आसपास का, और उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी माना जाएगा। तो अगर आप देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाइना के जो टेरिटोरियल वाटर्स वो क्लेम कर रहे हैं पूरा 9-सी से, और यूनिक्लोज की जो 200 नॉटिकल माइल्स की लाइन है, आप डिफरेंट कंट्रीज को देखें, फॉर एग्जांपल फिलीपींस है, तो इनका कहाँ तक जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है। तो पूरा साउथ चाइना सी जो है वो चाइना की एक लेक बन के, झील बन के रह जाएगा अगर वो इसको कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं थ्रू मिलिट्री फोर्स। इसीलिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं अपने नेबर्स को, ताकि इसको जल्दी जल्दी अचीव कर सके। नाउ हाउ इंडिया इज अप्रोचिंग साउथ चाइना सी डिस्प्यूट? सो वी हैड अ पॉलिसी कॉल्ड लुक ईस्ट टिल 1991। वी डिड नॉट हैव मच इंटरेस्ट टुवर्ड्स आवर ईस्ट। अगर हमारे आपको मैप को देखें तो हमारा पूरा फोकस वेस्ट की तरफ रहा है, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया रहा हो, तो हमारा पूरा फोकस वहां पे था। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद हमारा फोकस जो है हमने बेसिकली ईस्ट की तरफ करना भी शुरू किया। तब तक ये जो इकोनॉमीज है साउथ कोरिया, ताइवान, इवन चाइना, दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो हमने इकोनॉमिक रिलेशंस बनाना इनसे शुरू किया, डिप्लोमेटिक अपना जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना शुरू किया। ये चला 2014-15 तक, जब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने इसको एक्ट ईस्ट बना दिया, इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट हो गया। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अब हम ज्यादा प्रोएक्टिवली अप्रोच करेंगे इस रीजन को, जो मिलिटरली हमारी प्रेजेंस है वो फील होगी वहां पे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, ज्यादा डिप्लोमेटिक आउटरीच होगी, ज्यादा डिप्लोमेटिक विजिट्स होंगी, इंडियन जो सॉफ्ट पावर है उसको एक्सटेंड करेंगे। ये एक्ट ईस्ट के अंदर आया, और हमारे जो इंडिविजुअल रिलेशंस हैं एशियन कंट्रीज से उसको भी हम मजबूत करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारी शुरू होती है एक तरीके से, और ज्यादा इंटेंसिफाई इस फेज में होती है। तो पहले हम इंटरेस्ट नहीं लेते थे इतना ज्यादा, अभी सिंपली अदर टू द ओल्ड नोशन कि भाई जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उसको उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और विदाउट फायरिंग ए शॉट या फिर पीसफुल नेगोशिएशन ऑफ द डिस्प्यूट ये होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट क्लेमेंट्स। हमने एक्टिवली लेकिन उसको अपना प्रेजेंस वहां पे नहीं दिखाया। लेकिन गिवन द चाइनीज बेलिजरेंस अगेंस्ट इंडिया, गिवन द चाइनीज कोलिजन और कलूजन विद पाकिस्तान, एक तरीके से ये भी एक एलिमेंट है, हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक्टिव हो जाता है। और एक्ट ईस्ट में आप देखेंगे ज्यादा ज्यादा प्राइम मिनिस्टरियल विजिट हो रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिट हो रही है। इसीलिए अभी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब वो मनीला फिलीपींस गए थे, जहां पे एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है जो फिलीपींस की सोवरेनिटी है उसको उन्होंने सपोर्ट किया है, और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड है साउथ चाइना सी को लेकर 2016 में जो आया था उसको उन्होंने रिस्पेक्ट करने की बात की है। तो एक तरीके से लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है, और फिलीपींस या बेसिकली चाइना के अगेंस्ट उन्होंने ये बात वहां पे की है। तो एक्टिवली हमारे वॉरशिप्स भी वहां जा रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं हमारे अलाइज को, और हम वेपन्स भी सेल कर रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। विल आल्सो टॉक अबाउट दैट। इंडिया और चाइना का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जिसमें बाउंड्री डिस्प्यूट है, चाइना द्वारा पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी देना, मिसाइल टेक्नोलॉजी देना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो देना, एयर डिफेंस देना, इस तरह से जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाइना दे रहा है पाकिस्तान को, प्लस हमारे बाउंड्री में जो डिस्टर्बेंस वो कर रहा है 2020 से लगभग 1 लाख ट्रूप्स उसने लद्दाख बॉर्डर के आसपास लाके खड़े कर दिए हैं, विच वी हैव मैच्ड ऑब्वियसली। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। सो मच एंड सो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी एक रिसेंटली न्यूज वीक मैगजीन में एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब नॉर्मेलिटी है रिलेशंस में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अब नॉर्मल रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का कहना है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशंस हैं दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द बाउंड्री सिचुएशन। अगर बाउंड्री में सिचुएशन टेंस है, बाउंड्री में सिचुएशन ये है कि मोबिलाइजेशन हो रहा है आर्मीज का, सो रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे रिलेशन की, उसने भी हमारी अप्रोच जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेके है उसको गाइड किया है। वी आर लुकिंग इनटू कि कैसे चाइना अपने नेबर्स को बुली कर रहा है, और ये हमारा सेल्फ इंटरेस्ट भी है कि हम वहां पे अपनी जो व्यू पॉइंट है उसको असर्टिवली पुश करें। ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा भी बहुत ज्यादा ट्रेड इन एरियाज से निकल के जाता है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इंटरनेशनल सी एंड ओवरफ्लाइट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। अगर आप
ट्रेड चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। चाइनीज ग्रोथ जो पिछले 40 साल में हुई है वो इस वजह से भी हुई है कि वहां पे स्टेबिलिटी थी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी या पूरे पैसिफिक में। अब वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव ग्रोन पावरफुल। जो डेंग जियोपोंग का स्टेटमेंट था कि वन शुड बाइड द टाइम, तो अब उन्होंने सोचा कि अब देयर इज नो नीड टू बाइड द टाइम। जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, तो हम जो ग्लोबल कॉमन्स है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी, चाहे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंटरनेशनल सी एंड ओवरफ्लाइट हो या पीसफुल कॉमर्स हो, विच इज आर इन सेल्फ इंटरेस्ट। इसीलिए साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में हमारा अब एक्टिव एंगेजमेंट हो रहा है। एंड वी आर ऑल्सो एस्पायरिंग टू बी ए ग्लोबल पावर। सो ग्लोबल पावर्स का मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपको फिर सजग रहना होगा। यू विल हैव टू टेक डिसीजंस, यू विल हैव टू टेक साइड्स आल्सो समटाइम्स, और अपना जो व्यू पॉइंट है उसको आपको फोर्सफुली रखना होगा। प्लस देयर इज अपॉर्चुनिटी टू सिंपली एक्सटेंड योर डिप्लोमेटिक मिलिट्री इन्फ्लुएंस इनटू द रीजन एज वेल। इसीलिए हमने कुछ वेपन्स भी सेल किए हैं फिलीपींस को। ब्रह्मोस मिसाइल उनमें से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल आज के दिन ही 19 अप्रैल को डिलीवर हुए हैं टू फिलीपींस। दिस इज द पिक्चर विच यू कैन सी। जो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन है उससे ये मिसाइल फिलीपींस मिलिट्री के कलर्स में आपको दिखाई दे रहा है। इन द मैप आप ब्रह्मोस की मिसाइल रेंज भी देख सकते हैं, ये फिलीपींस है। तो बहुत बड़ा एरिया उनका कवर हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल से। अब जो रेंज इस मिसाइल की क्लेम की गई वो 300 किलोमीटर है। ये मैप भी 300 किलोमीटर है, लेकिन एज पर वेरियस रिपोर्ट्स ये कन्फ्लिक्टिंग है कितनी रेंज की मिसाइल फिलीपींस को दी गई है। लेकिन अगर 300 किलोमीटर भी है, so this is a very powerful weapon so that Philippines can protect its interest। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस तरह से हमारा साउथ चाइना सी जो अप्रोच है वो इवॉल्व हो रही है। ये आर्टिकल भी उसी की बात कर रहा है कि कैसे टू सपोर्ट आर एलाइज थ्रू, बेसिकली वी आर ए मेंबर ऑफ द क्वाड एज वेल, आर एलाइज, आर फ्रेंड्स, आर पार्टनर्स, एंड फॉर ग्लोबल कॉमन्स वी आर टेकिंग ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ताकि बैलेंस ऑफ पावर यहाँ मेंटेन रहे और चाइना सिंगल हैंडेडली दे डोंट बुली द कंट्रीज कंसर्न, और कोई सीरियस डिस्प्यूट यहाँ पे डेवलप ना हो जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारी नुकसान पहुंचे। दिस इज फॉर जीएस पेपर 2। नाउ इंडियन इकोनॉमी इन 2024, आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, व्हाई हैज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्ड। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आई विल नॉट कन्फाइन माई सेल्फ ओनली टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आई विल लुक इनटू कॉम्प्रिहेंसिवली द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 2024 में स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीएफसीएफ जिसको कहा जा रहा है, वो सिर्फ एक एलिमेंट है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम लेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक पे भी आएंगे। सो इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखें, जो लास्ट क्वार्टर था जिसका डेटा हमारे पास है, क्वार्टर थर्ड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 8.4% हमारी ग्रोथ रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया की हम हैं। पिछले 2 या 3 साल हो गए हैं जिससे ये टैग हमारे पास है। तो पहला जो क्वार्टर था 8.2 था, दूसरा क्वार्टर 8.1 है, तीसरा क्वार्टर 8.4 है, और एज पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो क्वार्टर फोर्थ है जो अभी मार्च में खत्म हुआ है उसमें भी 8% प्लस हमारी ग्रोथ रेट रहने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने सपोर्ट की है जीडीपी ग्रोथ को। डबल डिजिट ग्रोथ है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गुड ग्रोथ रेट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी। इकोनॉमी अगर आप देखें पहले, इट वाज बीसेट विद हाई फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट एंड डबल इन्फ्लेशन। अगर आप 2010 से 2015 तक का डेटा देखें तो आपको दिखाई देगा कि काफी बड़ा फिस्कल डेफिसिट था, और इन्फ्लेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट डबल डिजिट था, 10% के अराउंड था। नाउ इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में है इन्फ्लेशन, आगे हम देखेंगे डेटा। फिस्कल डेफिसिट जो है वो लो हो रहा है। अभी कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस आया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम फिस्कल डेफिसिट को अपने कम करने की तरफ जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जस्ट 1% है जीडीपी का। हमारा ट्रेड जो है काफी इंप्रूव हो गया। फॉरेक्स रिजर्व्स भी हमारे रिकॉर्ड हाई लेवल पे है। लास्ट डेटा कह रहा है कि 648 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में है। सो दिस इज द मेजर ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी। कोविड मैनेजमेंट अगर आप देखें और वैक्सीनेशन, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक रिकवरी काफी क्विक हुई है। रिमेंबर, इंडिया वाज वन ऑफ द लार्ज इकोनॉमीज जहां इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में सिर्फ नहीं गई, काफी बड़े मार्जिन से नेगेटिव में गई थी, -5 से भी नीचे चली गई थी। तो काफी बढ़िया रिकवरी हमने की है। डेफ्ट मैनेजमेंट जो क्रूड ऑयल सप्लाई का हुआ है, इसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पिछले 2 सालों से आपको मालूम है यूक्रेन में वॉर चल रही है, और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं काफी बढ़ गए थे, लेकिन बिकॉज वी परचेज रशियन क्रूड, और रशियन क्रूड जो है वो लगभग 8 से $15 पर बैरल के डिस्काउंट पे हमने लिया है,
इससे हमको 7 से 8 बिलियन डॉलर का फायदा भी हुआ है, तो हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव थिंग, दिस इज वन बेनिफिट दैट यू गेट जब आपके रिलेशन सारे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनसे अच्छे होते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो गई है वुमन की स्पेसिफिकली। नेट न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं ईपीएफ के वो भी बढ़े हैं पोस्ट कोविड, और यंगर पॉपुलेशन में भी यूनियन गवर्नमेंट जो है काफी बड़ा पैसा खर्च कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है और 5.6 लाख करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 15 में, जो कि बढ़ के अब 18.6 लाख करोड़ हो गया। नए एयरपोर्ट्स, नए एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन, नए फ्रेट कॉरिडोर्स हर जगह आपको दिखाई दे रहे हैं। राइज ऑफ 3.3 टाइम, दिस इज ह्यूज। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो बाय एंड लार्ज कंट्रोल में है। अगर आप साउथ एशिया के नंबर्स की तरफ जाएं तो आपको दिखाई देगा कि ग्राफ काफी बड़े हैं। ईरान को भी इसमें ऐड किया गया है, नंबर आप देख सकते हैं, विजिबल टू यू। श्रीलंका में 2 साल पहले क्राइसिस था, इसलिए नंबर आपको बहुत ज्यादा 2022 का काफी बड़ा दिख रहा है, 45% तक चला गया था इन्फ्लेशन। सो दिस इज अ सीरियस इशू। और इंडिया में अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज वी हैव मेंटेन्ड इट क्वाइट वेल। तो सप्लाई और डिमांड दोनों जो इश्यूज थे उसको हमने प्रॉपरली एड्रेस किया है। ग्लोबल फूड प्राइस इन्फ्लेशन अगर ग्लोबली अगर आप देखें तो वो भी दुनिया भर में काफी हाई रहा है, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो। यहाँ पे भी आपको इंडिया की परफॉर्मेंस रिलेटिवली काफी सही लगेगी, जिसमें ऑयल ट्रेड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्लस हमने अपने जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जो हमारी ट्रेड है उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। सो आप देखिए पिछले 1 से 2 साल का ट्रेंड, तो हम चाहे ओनियन की बात करें, चाहे टोमेटोज की बात करें, या फिर आप शुगर की बात करें, या वीट की बात करें, राइस की बात करें, हर जगह गवर्नमेंट ने ट्रेड को कंट्रोल किया है। एक्सपोर्ट्स को उन्होंने प्रोहिबिट किया है कुछ सेंस में, केवल गवर्नमेंट अप्रूवल से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है अगर आप उसको देखें तो बाय एंड लार्ज वी आर इन ए स्वीट स्पॉट। रिटेल इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें सो दैट इज सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक सही है हमारा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। 5.5 एस्टिमेट किया जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो दिस इज अ गुड नंबर। और आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2013 में 10.2 तक चला गया था। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है स्टेट कमर्शियल बैंक्स की, वो एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांस काफी नीचे आ रही है। तो जो हमारा क्राइसिस था बैंकिंग का, बहुत बड़ा क्राइसिस था, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है, और भी ज्यादा हो सकता था, लेकिन गॉड विलिंग ये काम हो गया है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप देख सकते हैं, ये टावर खड़े हो रहे थे, ये अब नीचे आ रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। आरबीआई का पर्टिकुलरली अंडर रघुराम राजन बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया इसमें, ताकि इसको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। बैंक्स का मर्जर किया गया, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएगी गवर्नेंस के अंदर। अपॉइंटमेंट्स में जो क्विड प्रो को होता था उसको हटाया गया। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन किया गया बैंक्स का, और हेयर कटिंग भी हुई है लोन्स की। तो बाय एंड लार्ज ये कंट्रोल में आ गया है। और जो इसलिए आप देखते हो कि जो ग्रोथ है नॉन फूड बैंक क्रेडिट में, नंबर ऑफ पर्सन रोल में, ये भी अब इंक्रीज कर रही है। ये जो रिबाउंड आप देख रहे हैं दिस इज वेरी इनकरेजिंग। लेंडिंग जो है रिज्यूम हो गई है। जो बैलेंस शीट की प्रॉब्लम्स थी, जिसे ड्यूल बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाता है कॉर्पोरेट बैंक्स का, वो बेसिकली रिजॉल्व हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी तेजी से बढ़ा है। अगर आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसे एसेट्स जो आपको बाद में रिटर्न देते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डिफरेंट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, आर एंड डी बेसिकली। ये आप देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट एक लाइन बन रही है, 18.6 तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन काफी बड़ा है, रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। और टोटल कैपेक्स जो है हमारा वो भी काफी बड़ा है। लाख करोड़ की बात करें, 18.6 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर, ये बिफोर एस्टिमेट है। रिवाइज एस्टिमेट ज्यादा एक्यूरेट डेटा है फाइनेंशियल 23 का, जैसे 14.5 लाख करोड़ है। इसको आप जस्ट कंपेयर करें 2015 से 5.6, सो ह्यूज नंबर्स हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवेज, रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स ये आप बनता हुआ देख रहे हैं। इसका काफी सीरियस इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। तो जो 1 रुपया आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाते हो, रोड्स बनाते हो, तो उसका जो रिटर्न है इकोनॉमी को 2 से 3 रुपए तक बनता है। तो ये काफी बढ़िया चीज है। नाउ अब हम बात करेंगे ये जो प्राइवेट फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। ये है क्या? मैंने आपको बताया कैपेक्स के बारे में। इसमें होता क्या है बेसिकली? इट रिफर्स टू थिंग्स एज बिल्डिंग्स एंड मशीनरी which requires investment to be created.
अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कैसे कैपेक्स जो है या ग्रॉस फिक्स, जिसकी वजह से ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन काफी बड़ा है जीएफसीएफ, लेकिन वो मोस्टली आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट पुश कर रहा है, सरकार पुश कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, वो डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना वो आज से 15 साल पहले कर रहे थे एज प्रपोर्शन टू जीडीपी। वो उतना पैसा अब नई बिल्डिंग्स, नई फैक्ट्रीज लगाने में नहीं खर्च कर रहे। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी। पिछले 7 से 8 सालों से जब भी आप फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच सुनेंगे या उनके इंटरव्यूज देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो, तो आपको दिखाई देगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे अगर हम अपना कैपेक्स बढ़ाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो प्राइवेट कैपिटल भी आएगा और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ये आर्टिकल भी इसी के बारे में बात कर रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये आर्टिकल कह रहा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो गिरा है। अगर आप देखें 1950s में हमारी इकोनॉमी में जो प्राइवेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था, उसका जो नंबर था दैट वाज वेरी पॉजिटिव, मोर देन 90% वो नंबर उस वक्त था। और ये घट के, अगर आप देखें तो 2010 और 11 में घट के ये 54.7% आ गया। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में, जो इसके की एस्पेक्ट्स हैं। तो जीडीपी के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसकी अगर बात करें हम, इंडियन इकोनॉमी की अगर टोटल बात करें, तो इसमें मोस्टली 3 से 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो पिलर्स होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है प्राइवेट कंजम्पशन। ये इंडिया में सबसे ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में। प्राइवेट कंजम्पशन, आप और मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है जीडीपी के अंदर। देन देयर इज ए गवर्नमेंट कंजम्पशन। गवर्नमेंट ऑल्सो कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट होता है और एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो इकोनॉमी का जो पिलर है इंडिया में, वो प्राइवेट कंजम्पशन रहा है हमेशा से। हमारा इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा। इन्वेस्टमेंट तो फिर भी काफी हद तक, अगर आप देखें सन 2004 के बाद से, तो इंप्रूव हो गया था। लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारा कभी स्ट्रेंथ नहीं रहे। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, सर्विस एक्सपोर्ट हमारा स्ट्रेंथ रहे हैं। चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब ने अपने एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया, इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया, जिसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट, वहां फोकस किया और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे लेके गए। और उन्होंने कंजम्पशन को दबा दिया। कंजम्पशन उनके यहाँ जो ग्रोथ थी इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले बात की कि कैसे चाइनीज इकोनॉमी इसीलिए डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है कि वो कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा नहीं पा रहे उनका, क्योंकि फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट में रहा है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमारा मेजोरिटी ऑफ हमारी इकोनॉमी जो है प्राइवेट कंजम्पशन से है। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है 8.3, 8.4, इसमें आप प्राइवेट कंजम्पशन की अगर आप ग्रोथ देखें तो इट इज अराउंड 4%। सो दिस इज अ वेरी लो नंबर। प्राइवेट कंजम्पशन ग्रो नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इंडियन हाउस होल्ड है वो पैसा खर्च नहीं कर रहे। अब इसका ये मतलब हो सकता है कि उनकी इनकम गिर गई है, या फिर इन्फ्लेशन ज्यादा है, या फिर वो डिले कर रहे हैं कंजम्पशन को। सीधे से मतलब इसका ये निकल के आता है। ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि इंडिया में ये जो प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये गिरा है क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन इंडिया में बढ़ नहीं रहा। तो सरकार को चाहिए कि और ज्यादा सब्सिडीज दें, और ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके वो आए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो। और जब वो पैसा उनके हाथ में जाएगा तो वो पैसे खर्च करेंगे, जिससे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको थोड़ा संबल मिलेगा, उनको कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ डालेंगे। तो ये बात ये आर्टिकल कर रहा है। लेकिन आर्टिकल ये भी कर रहा है, बात कह रहा है कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशंस है। जो प्राइवेट कंजम्पशन है 90% था जब हम आजाद हुए 1950-51 में, और 2011 आते आते तक ये काफी गिर गया, 54.7 के आसपास आ गया। लेकिन उसी वक्त प्राइवेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो था वो पीक कर गया। उसके बाद आज अगर आप देखें तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है इसका इंडियन इकोनॉमी में हिस्सा अराउंड 60% है। लेकिन प्राइवेट ग्रॉस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो गिरता जा रहा है। सो कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे बात आपको दिखाई दे रही है। सरकार क्या कर रही है इसके लिए? सरकार चाहती है कि कंपनीज इन्वेस्ट करें, इसीलिए वो डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो था 2019 में काफी कम कर दिया, ताकि कंपनीज के हाथ में ज्यादा पैसा आए और वो पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये वो करना चाह रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हैं कंपनीज को कि आप नई फैक्ट्रीज लगाइए।
इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, इसके अलावा दे आर पुशिंग थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स लाइक PLI स्कीम हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो गए, इसके थ्रू वो पुश कर रहे हैं कि आप कैपिटल लगाइए। और जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं PPP के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको भी वो रिफॉर्म करने की दिशा में जा रहे हैं ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस लाया जा सके। अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट रेट की बात करेंगे, नॉमिनल GFCF की, तो ये आप देख रहे हैं 29.8% है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और ये जो पीक था 34.3% था, उसके ऊपर भी जो दुनिया भर में जब ग्रोथ हो रही थी 35.8 था। लेकिन इसमें आप देखें ये जो आपको ट्रेंड ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज बनाने में, प्राइवेट कैपिटल इसमें नहीं आ रहा अभी भी। जितना लेवल उसका जब पीक 2010-11 में गया था, उसके बाद से सडनली आपको डिक्लाइन होता दिखाई देता है। लेकिन सरकार पुश कर रही है कि भाई हम पैसा लगाएंगे प्रोजेक्ट्स में, तो प्राइवेट कंपनीज ही पैसा लगाएंगे। दिस इज द की। और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन प्राइवेट कंपनीज का, उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। चैलेंजेस भी हैं इंडियन इकोनॉमीज के लिए, इसीलिए सप्लाई चेन डिसरप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रेड फ्लोज इससे इंपैक्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इकोनॉमिक आउटपुट और इन्फ्लेशन वर्ल्डवाइड के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। हाइपर ग्लोबलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग में थी वो खत्म हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामने आ रही है हमारे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स, सर्विस एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी नुकसान पहुंचेगा। और एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज भी, ये ओवरऑल जो मैक्रो चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के लिए वो आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ द प्रीलिम्स न्यूज़। ITCM मिसाइल टेस्ट, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी मिसाइल है ये। तो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है DRDO ने ऑफ द ओडिशा कोस्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट। इसका पहला नाम जो था वो निर्भय था इस मिसाइल का। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक क्रूज मिसाइल की। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो ऐसी होती है, तो ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, बहुत ऊपर तक जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। क्रूज मिसाइल में आप देखेंगे कि ये सी स्किमिंग मिसाइल होती है। इनका एक पाथ जो होता है रडार को अवॉइड करने के लिए, ये ऑलमोस्ट काफी सतह से बहुत ऊपर नहीं होती। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफी सोफिस्टिकेटेड है, तो उनको अवॉइड करने के लिए जो मिसाइल्स हैं ये डेवलप की जाती हैं। और ये सस्ती मिसाइल्स होती है कंपेयर टू बैलिस्टिक या फिर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल। तो निर्भय मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिसाइल है। इसका टेस्ट कई बार हुए, कई बार फेल भी हुए, कई बार सक्सेसफुल हुए, क्योंकि इसमें जो इंजन था टर्बोफैन इंजन वो रशियन था, लेकिन अब हमने इंडियन टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही क्रिटिकल है इंडियन ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे ड्रोन्स में ये जो इंजन है इसका काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए टेस्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, इसकी जो स्पीड है वो ब्रह्मोस जितनी नहीं है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन हमारा जो स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल्स है उसको ये कंप्लीट करती है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हमारे पास नहीं थी, हाइपरसोनिक है ब्रह्मोस, अब ये भी एक हो गई। तो पूरी जो स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल जो कि हमें जरूरत पड़ेगी जब हम रॉकेट फोर्स बनाने की तरफ जाएंगे। रॉकेट फोर्स क्या है? तो इंडिया में जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं, मोस्ट ऑफ देम स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स, वो हमारे जो स्ट्रेटेजिक फोर्स है, कमांड है, SFC, इनके पास होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस का एक कंबाइंड कमांड है। लेकिन अब सिस्टम ये हो जा रहा है, मिलिट्री वॉरफेयर ऐसा हो गया है कि आपके पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, कन्वेंशनल मिसाइल्स जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं होते, जैसे अभी यूक्रेन रशिया के बीच हो रहे हैं। अभी जैसे ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर कन्वेंशनल मिसाइल्स के माध्यम से। तो रॉकेट फोर्स इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री बनाने जा रही है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक ये मिसाइल्स होंगी। New trade war is about to be launched. China is steel itself for new front in trade war after US proposes tariff on metal. अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने बेसिकली कहा है अब एक इलेक्शन रैली में कि वो नए बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ्स जो चाइनीज मेटल्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। तो स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं। सो एक नया फ्रंट जो है वो ट्रेड वॉर में खुल गया है, जो कि 2018 में शुरू हुई थी। चाइना और अमेरिका की ट्रेड $500 बिलियन प्लस है एक साल में, मर्चेंडाइज जो ट्रेड है। फॉर कंपैरिजन इंडिया की टोटल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज अराउंड 125 बिलियन है विद अमेरिका। तो काफी बड़ा ट्रेड रिलेशन है बिटवीन US एंड चाइना। तो इसका की टेक अवे क्या है ट्रेड वॉर का?
कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया है। 1990 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ये शुरू हुआ था। 2008 तक इसको आप मान सकते हो, कुछ जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं 1990 से मोस्टली 2013 तक, जब जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने, तब तक इसको आप कह सकते हो ये फेज था। 2018 से ये फुली खत्म हो गया। तो जो मूवमेंट होता था पहले लोगों का, सामान का, गुड्स का, कैपिटल, टेक्नोलॉजी का, अब वो बहुत ज्यादा टाइटर स्क्रूटनी उसमें रहेगी, गवर्नमेंट्स इजिली अलाउ नहीं करेगी। इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी है चाइना के अंदर, चाहे वो स्टील हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे सीमेंट हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली वो प्रोड्यूस करते हैं, जितनी ज्यादा उनको जरूरत नहीं है। अब उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, उनको जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो सब्सिडाइज रेट में दूसरी कंट्रीज में डंप करेंगे। जब वो डंप करेंगे तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पेन होगा, उनको नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सीमेंट्स की 50 बोरियां चाहिए इंडिया के अंदर, अब मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, और चाइनीज जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन आधे दाम पे वो मुझे मिल रहा है, सो आई विल परचेज दैट। और उससे होगा ये कि इंडियन जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनको नुकसान होगा, उनका मार्केट जो साइज है वो श्रिंक होगा। तो जो डंपिंग है वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो ये इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी काफी प्रॉब्लमेटिक है। अब चाइना क्यों कर रहा है ये? क्योंकि वो जॉब कट नहीं करना चाहता। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गिर जाएगी अगर वो क्या ओवर कैपेसिटी को नीचे लेके आते हैं, तो जॉब कट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को उससे नुकसान होगा। कोल्ड वॉर 2.0 जो शुरू हुआ, उसका ये पार्ट है जो ट्रेड वॉर है। अभी ये सिर्फ ट्रेड वॉर तक लिमिटेड है। जब ट्रेड वॉर पहला कोल्ड वॉर था तो उसमें आयरन कर्टन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूएस लेड वेस्ट और सोवियत यूनियन लेड कम्युनिस्ट स्टेट्स, इनके बीच ट्रेड काफी कम होती थी। तो अब वही सिचुएशन आप देखने वाले आने वाले डिकेड्स में बिटवीन चाइना एंड यूएस भी हो सकती है। तो कोल्ड वॉर 2.0 का ये हिस्सा है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल ओपिनियन वेस्टर्न सोसाइटीज में काफी एंटी चाइना हो गया है। इसीलिए आप देखते हो कि इलेक्शन रैलीज में भी यूएस प्रेसिडेंट्स इस तरह की बातें करने लगे। तो नए ट्रेड वॉर में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए इंडिया का सारी पावर से स्वीट रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी ट्रेड को नुकसान ना पहुंचे। वोटिंग राइट्स इन इंडिया, आज वोटिंग शुरू हो गई, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2024। तो वोटिंग राइट्स के ऊपर बात होगी। तो इंडिया में जो वोटिंग राइट है इसके ऊपर आप देखते हैं काफी कंफ्लिक्टिंग आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। क्या राइट टू वोट इंडिया में ये एक फंडामेंटल राइट है, एफआर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कि सिर्फ लीगल राइट है? तो डिफरेंट आपको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिखाई देंगे, जिसमें कहीं जगह पे आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी। तो मोस्टली राइट टू वोट जो है इंडिया में, ये 3 to 6 आर्टिकल से निकल के आता है, जिसमें आपको जो लैंग्वेज है वो दिखाई दे रही है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट shall be on the basis of adult suffrage, that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed on that behalf by or under any law made by the appropriate legislature, not otherwise disqualified under this constitution or the law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime, corrupt or illegal practices, shall be entitled to be registered as a voter। तो ये जो आर्टिकल है इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कौन लोग हैं जो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी बता रहे हैं आपको ये आर्टिकल, सिटीजन ऑफ इंडिया और 18 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। और डिस्क्वालिफिकेशन भी बता रहे हैं, यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड टू वोट on the grounds of non-residence, unsoundness of mind, crime, corrupt और illegal practice। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स ऑन द क्वालिफाइंग डेट, इसके ऊपर प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस साल। 18 साल तो है, लेकिन किस डेट पे माना जाएगा? द फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी of the year of revision of electoral rule, unless otherwise disqualified, is eligible to be registered as a voter in the rule of part polling area of the constituency where he is ordinary residence। सेक्शन 14 भी कहता है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट का कि रिलेवेंट डेट जो है एप्लीकेंट की, इट इज द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर 1950, जब रिवीजन के बाद इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है। तो ये कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 कैटेगरीज इलेक्टर्स इंडिया में, जनरल इलेक्टर्स, ओवरसीज इलेक्टर्स एंड सर्विस इलेक्टर्स। So, general electors, overseas NRI electors, or service electors. Person cannot be enrolled as a voter at more than one place in the under the provisions of the Representation of People Act 1950। जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करना होता है खुद को कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां वो रहते हैं। फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड्स EPIC कार्ड्स इशू करती है ECI, और अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट टू नो है आपके पास अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
बेसिकली तो जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है एक्सेट्रा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ये राइट टू नो के अंदर आता है। तो राइट टू वोट इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज पर द कंसेंसस राइट नाउ, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और कहीं जगहों पे आपको दिखाई देगा कि इट्स ए लीगल राइट विच इज कमिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि किसी भी फंडामेंटल आर्टिकल के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से नहीं किया गया। So this is all for today's class. I hope all of you enjoyed the class. I'll meet you again tomorrow. Thank you for giving me your time.